नमस्कार दोस्तों, इस परिवार में मैं शेखर पांडे आप सभी भाई बहनों का रोज की तरह आज भी स्वागत करता हूं। उम्मीद के साथ कि ठीक होंगे, पढ़ाई लिखाई भी बेहतर तरीके से सबकी चल रही होगी। तो भाई सब ठीक ठाक है। बहुत बहुत स्वागत सारे लोगों का। एक बार स्पष्ट करें, आवाज प्रॉपर सुनाई दे रही है? क्या आवाज प्रॉपर सुनाई दे रही है? चले, देखिए हम लोग बात कर रहे हैं चोल स्थापत्य कला को लेकर के। और आपने जितना भी पहले पढ़ा होगा, निश्चित रूप से पहले की तुलना में आपकी जानकारी में काफी ज्यादा वृद्धि हो रही होगी। आज हम लोग इस चोल स्थापत्य को कंप्लीट करने चल रहे हैं और कुछ बातें हम लोग चित्रकला और मूर्तिकला के संदर्भ में भी करेंगे। गंगईकोंड चोलपुरम के बृहदेश्वर मंदिर की बात हम लोग करते हैं, क्योंकि इसके ठीक पहले राज प्रथम के समय काल में जो चोल कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना या मॉडल या द्रविड़ शैली का जो सर्वश्रेष्ठ नमूना या मॉडल देखने को मिलता है राजेश्वर मंदिर या बृहदेश्वर मंदिर, उस पे हमने वृहत रूप से काम कर लिया था। कोई भी प्रश्न आपकी आगामी परीक्षा में पूछा जाएगा, आपके निश्चित रूप से पकड़ में रहेगा। इतना कोई जानता नहीं है, पढ़ता नहीं है, लेकिन इस बात को मैं लगातार कहता हूं कि परीक्षा की जो भी प्रकृति अभी हाल फिलहाल में पिछले 2-3 वर्षों में दिखाई दे रही है ना, उस प्रवृत्ति को हमें समझने की आवश्यकता है। यदि हम पुराने पैटर्न पे ही काम करते रहेंगे और सतही स्तर पे ही हल्की फुल्की जानकारी से सोचेंगे कि हमारी तैयारी बहुत बढ़िया हो गई, तो वह अपने आप को अंधेरे में रखना है। आप पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है। और ऐसा इस वजह से होता है कि किताबें वही सारी बढ़िया बढ़िया सी हैं। मार्केट में जो 10 साल पहले 5 साल पहले किताबें थी वही आज भी हैं, लेकिन पढ़ने के जो तरीके होते हैं, टीचर्स उन तरीकों पे डिस्कस नहीं करते हैं। और टीचर्स या कोचिंग या आजकल के बच्चे भी, अब किताबें तो लोग पढ़ते हैं नहीं। आप खुद ईमानदारी से अपने आप से पूछें, क्या आप किताबें अच्छे से पढ़ते हैं? आजकल यही देखने को मिलता है कि बच्चे किताबों पर फोकस कम करते हैं। और यही रीजन है कि मैं कहता हूं कि आप भले किताब पढ़ें ना पढ़ें, किताब पढ़ने की जिम्मेदारी हमारी, किताब से नोट्स बनाने की जिम्मेदारी हमारी, आपको सारी बातों को समझाना, बताना और सारा कुछ उपलब्ध करा देना, अर्थात सब कुछ भरोसे पे आधारित, सब कुछ रेडी मोड में मैं आपके लिए काम कर रहा हूं। आपकी एक जिम्मेदारी बनती है कि आप मेरे साथ रोज का काम रोज करते चले जाएं और निश्चिंत रहेंगे। मैं पहले भी कहा हुआ हूं, आज भी बिल्कुल दावे से, कि आपके जो भी कंपटीटर परीक्षा हॉल में होंगे, आपसे ज्यादा उनको जानकारी नहीं होगी। लेकिन यह जो भी कुछ जानकारी हम लोग प्राप्त कर रहे हैं ना, इन जानकारियों को दिमाग में संजो करके रखना यह आपकी जिम्मेदारी है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर की बात हो गई थी, वहां से बात को आगे बढ़ाते हैं, समझिएगा। यहां पे लिखा हुआ है गंगईकोंड चोलपुरम का बृहदेश्वर मंदिर किसके समय काल में निर्मित है? तो आप कहेंगे भाई राजेंद्र प्रथम के समय काल का यह मंदिर है। राजेंद्र प्रथम किस देवी देवता को समर्पित है? तो शिव को समर्पित यह मंदिर है। अब एक प्रश्न जो कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, यह जो गंगईकोंड चोलपुरम है यह क्या है भाई? तो यह अंतिम राजधानी के रूप में जानी जाती है, चोलों के अंतिम राजधानी। एक प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि चोलों की नवीनतम राजधानी इसमें से कौन सी थी? समझिएगा बात को, कैसे बच्चों की मनस्थिति को पेपर सेटर समझता है खूब बढ़िया तरीके से। एक प्रश्न छोटा सा सिंपल सा पूछा जा सकता है कि चोलों की नवीनतम राजधानी कौन सी थी? अब बहुत सारे लोग अब नवीनतम का मतलब भी नहीं समझ पाएंगे। नहीं,
छोटी छोटी बातें बिल्कुल ध्यान में रखना है। चोलों की नवीनतम राजधानी कौन सी थी? नवीनतम का मतलब सबसे लास्ट में, ठीक है। आज से सबसे नजदीक का जो होगा वही नवीनतम होगा आज से। तो नवीनतम राजधानी कौन सी है? तो चोलों की नवीनतम या अंतिम राजधानी यही गंगईकोंडचोलपुरम है। कई बार पहले भी बात हुई है। और यहां पर राजेंद्र प्रथम के समय काल में शिव का बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण होता है। अब यह जो मंदिर है, इस मंदिर को लेकर के कुछ बातें समझने की आवश्यकता है। राजेंद्र प्रथम के पिताजी बड़ा ही योग्य व्यक्ति, राज प्रथम के समय काल में राजेश्वर मंदिर। तो पिता के अनुकरण पर ही इन्होंने भी सोचा, पिता को अनुकरण करते हुए राजेंद्र प्रथम ने भी सोचा कि पिताजी तो महान हो गए, मुझे भी महान बनना है, तो निश्चित रूप से मुझे भी कुछ ऐसा काम करना होगा कि मेरी भी महानता इतिहास में जग जाहिर रहे सदैव। यही कारण था कि अपने पिता के द्वारा निर्मित उस भव्य विशाल मंदिर को अनुकरित करते हुए इन्होंने भी एक योजना बनाई कि हमें भी ऐसे ही एक मंदिर का निर्माण कराना है। लेकिन समस्या क्या हुई? पिता को अनुकरण किया भव्यता वाला मंदिर बनाने के लिए, लेकिन इस मंदिर की कुछ समस्याएं रही। समझिएगा कि यह कभी पूरा नहीं हो पाया, यह मंदिर कभी पूरा नहीं हो पाया, याद रखिएगा इस तथ्य को। और न ही कभी पूरा हो पाया, और वर्तमान में इसकी स्थिति क्या है? हम तंजौर का राजेश्वर मंदिर देख रहे हैं कि दुनिया भर से लोग तंजौर जाते हैं घूमने के लिए, राजेश्वर बृहदेश्वर मंदिर देखने के लिए। तंजौर की पहचान ही राजेश्वर मंदिर से है, पहले भी हमने कल बात किया हुआ था। वर्तमान में यह मंदिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। अपने पिता के अनुकरण को ध्यान में रखते हुए यह विशाल सा मंदिर निर्माण करने की प्रेरणा राजेंद्र प्रथम को मिल रही है, कभी पूरा नहीं हो पाया, वर्तमान में जीर्ण शीर्ण स्थिति में है, रख रखाव की कमी है। ठीक है। अब यह पिता को अनुसरण करते हुए जो यह मंदिर बनाया जा रहा है, इसकी कुछ बातें हैं समझने वाली। इस मंदिर बृहदेश्वर मंदिर में यह मंदिर की स्थिति है। यह मुख्य गर्भगृह है, गर्भगृह पिरामिड नुमा। यह अन्य संरचनाएं भी होंगी, मान ले यह अन्य कुछ संरचनाएं हैं। यहां नंदी जी हैं, नंदी मंडप हो गया, सभा मंडप हो गया, अन्य संरचनाएं भी हैं। समझिएगा यहां पे पहली बात कि इस मंदिर में कारीगरी उच्च कोटि की नहीं है, उच्च कोटि की नहीं है, कारीगरी उच्च कोटि की नहीं है का मतलब क्या है? कारीगरी उच्च कोटि की नहीं है का मतलब क्या है कि जिस पैटर्न पर इसको बनाया गया है उसी पैटर्न पर इसको भी बनाया गया है, उसी पैटर्न पर इसको भी बनाया गया है, उसी पैटर्न पर इसको भी बनाया गया है। अर्थात कलात्मकता में विविधता नहीं है, कलात्मक विविधता विभिन्न संरचनाओं में नहीं देखने को मिलती है, संरचनाओं में नहीं देखने को मिलती है।
मतलब एक ही पैटर्न पर जितने भी इस मंदिर के अंतर्गत जितने भी छोटे बड़े अलग अलग गर्भगृह के अलावा संरचनाएं हैं, सब एक ही डिजाइन पर निर्मित है। लेकिन राज राजेश्वर मंदिर में ऐसा नहीं है। कोई इस प्रकार से डिजाइन किया गया है, कोई दूसरी संरचना इस प्रकार से, कोई मतलब विविधता वहां पर बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, लेकिन यहां पर विविधता का अभाव है। यही कारण है कि किताबों में लिखा मिलता है कि कारीगरी उच्च कोटि की नहीं है। लेकिन इस मंदिर का यह जो गर्भगृह है, इसको समझिए, इस मंदिर का यह जो गर्भगृह है, गर्भगृह, इस गर्भगृह की यह जो बाहरी दीवार है, इस गर्भगृह की यह जो बाहरी दीवार है, रेड से करते हैं, बाहरी दीवार है, ये बाहरी दीवार, बाहरी दीवार, बाहरी दीवार, इस बाहरी दीवार पर कुछ विशेष प्रकार के अलंकरण, विशिष्ट अलंकरण अवश्य देखने को मिलते हैं। विशिष्ट अलंकरण, सिर्फ यह बाहरी दीवार की बात हो रही है। बाहरी दीवार पर कुछ विशिष्ट अलंकरण देखने को मिलते हैं, कुछ खास बना हुआ है। और यह जो विशिष्ट अलंकरण है, इसी से जुड़ता हुआ एक और महत्वपूर्ण बात कि तंजौर के मंदिर में, तंजौर के राज राजेश्वर मंदिर में मूर्तियां खूब सारी बनाई गई हैं। चित्रकारी भी, चित्रकला का भी साक्ष्य, मतलब चित्र का उत्कीर्णन करना, खोद खोद करके उत्कीर्णन करना, चित्र बनाना, मूर्तिकला का भी साक्ष्य बहुत ज्यादा मिल रहा है, चित्रकला का भी साक्ष्य बहुत ज्यादा मिल रहा है। लेकिन यहां पर इस वाले मंदिर में मूर्तियां कम हैं, मूर्तियां कम हैं। किंतु एक महत्वपूर्ण बात, कहां की तुलना में मूर्तियां कम हैं? तो भाई तंजौर की तुलना में, बृहदेश्वर की तुलना में, बृहदेश्वर मंदिर की तुलना में मूर्तियां कम हैं। किंतु बृहदेश्वर मंदिर के ही तुलना में किंतु उच्च कोटि की कारीगरी युक्त हैं, कारीगरी युक्त हैं। मतलब यहां पे हमने देखा कि कारीगरी, यहीं पे बच्चों को स्पष्टता का अभाव होता है, समझिएगा। यह जो तंजौर मंदिर से तुलना करके हम लोग बात कर रहे हैं, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर में जितने भी छोटे बड़े अलग अलग संरचनाएं हैं मंदिर प्रांगण में, सब अलग अलग पैटर्न डिजाइन पर बने हुए, तो देखने में कौतूहल जागृत होता है। अरे ये ऐसा बना है, वो वैसा बना है, ये वाला ऐसा बना है, तो कौतूहल पैदा होता है। लेकिन वहीं जब राजेंद्र प्रथम के समय काल में निर्मित बृहदीश्वर मंदिर की बात करते हैं, तो ये वाली संरचना भी एक ही प्रकार से, वो वाली भी, अर्थात कौतूहल पैदा नहीं होता है कि यह भी देख लें, वो भी देख लें, अरे वैसे ही है सब कुछ, कह करके मंदिर से बाहर निकल जाना। आमतौर पे हम लोग देखते भी हैं ऐसा अपने जीवन में। कहीं किसी मंदिर में जा रहे हैं, कुछ नयापन दिखाई दे रहा है, यहां भी अरे इधर आओ ये वाला देखो, उधर आओ वो वाला देखो। लेकिन बृहदीश्वर मंदिर गंगई कोंडचुलपुर में ऐसा एक ही पैटर्न पर है। इसी वजह से कहा गया कि कारीगरी सतही स्तर की है, सामान्य स्तर की है, तो एक कौतूहल पैदा होना चाहिए, वो नहीं है। लेकिन यहां पे हमने बात किया कि उच्च कोटि की कारीगरी युक्त है। कहां पे, किस लिए? मंदिर की जो गर्भगृह के जो बाहरी दीवार है, गर्भगृह की बाहरी दीवार, उस गर्भगृह के बाहरी दीवार में जो कुछ मूर्तियां स्थापित है ना, जैसे ये गर्भगृह की बाहरी दीवार है, तो यह जगह जगह ताखे नहीं बने होते हैं क्या? जगह जगह ताखे बने होते हैं ना, दीवार के भीतर ही कुछ मूर्ति लगा दिया जाता है ना। तो ये जो मूर्तियां हैं, ताखे जो बने होते हैं, जो मूर्तियां हैं, तंजौर के मंदिर के मूर्तियों की तुलना में वह ज्यादा बेहतर देखने को मिलती हैं। तो
यहां पे हमने देखा कि कारीगरी उच्च कोटि की नहीं है, किस संदर्भ में बात थी वह आपको बताया। और मंदिर की बाहरी दीवार पर ये जो आले हैं, ताखे हैं, जहां पर मूर्तियां हैं, मूर्तियां कम है तंजौर की तुलना में, बृहदेश्वर मंदिर की तुलना में इनकी संख्या कम है, लेकिन जो भी है वह निश्चित रूप से तंजौर के मंदिर की तुलना में कलात्मक रूप से ज्यादा श्रेष्ठ है। बात स्पष्ट हुई कि नहीं, बताएंगे एक बार। तंजौर मंदिर की तुलना में मूर्तियां कम हैं, लेकिन जो भी हैं तंजौर की तुलना में वह ज्यादा है। बात स्पष्ट है ना? बात को आगे बढ़ाते हैं, चले। अब ये जो यहां पे हमने देखा कि यह जो पिरामिड नुमा ऊंचा उठता हुआ शिखर है, पिरामिड नुमा ऊंचा उठता हुआ शिखर है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो मेरे भाई इसे हम लोग कहते हैं विमान। ठीक है, क्या कहते हैं? विमान कहते हैं। नहीं, ये जो विमान है, विमान है ना, अब इस विमान को लेकर के कुछ बातें निश्चित रूप से हमें ध्यान में रखना है, समझिएगा। ये जो विमान है, ये प्रश्न बनता है कि यह कितना मंजिला है? बृहदेश्वर मंदिर गंगई कोंड चोलपुरम का 1 मंजिला, 2 मंजिला, 3 मंजिला, 4 मंजिला, 5 मंजिला, 6 मंजिला, 7 मंजिला, 8 मंजिला। यह जो विमान है बृहदीश्वर मंदिर का, यह कुल कितने मंजिला है? तो आप कहेंगे यह 8 मंजिला है। कितना मंजिला? 8 मंजिला। विमान 8 मंजिला है, ध्यान में रखिएगा। कभी भी प्रश्न पूछा जाएगा बृहदेश्वर मंदिर और बृहदीश्वर मंदिर की तुलना को लेकर के, 8 मंजिला है। वहां पे हमने कितना देखा था? 13 मंजिला देखा हुआ था। दूसरी बात, वहां पे हमने देखा हुआ था 200 फीट ऊंचाई है विमान की, या हमने देखा था 60 मीटर। वैसे ही यह कितना फुट है? तो आप कहेंगे 86 फुट है, 86 फुट या फीट। क्लियर है बात? अर्थात वहां की तुलना में, तंजौर मंदिर के या बृहदेश्वर मंदिर की तुलना में इसका जो विमान है ना, याद रखिएगा कि द्रविड़ शैली अगर एक लाइन में प्रश्न पूछा गया, एक लाइन में, कि द्रविड़ शैली या चोल स्थापत्य शैली की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? सबसे प्रमुख विशेषता, आपका उत्तर क्या होगा? हम लोग किस पे इतना ज्यादा फोकस कर रहे हैं? तो आप कहेंगे विमान। सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? तो आप कहेंगे विमान। यही सबसे प्रमुख विशेषता है, ऊंचा उठता हुआ पिरामिड नुमा शिखर, जिसे हम लोग विमान कहते हैं। यही द्रविड़ शैली या चोल शैली की सबसे प्रमुख विशेषता है। बात आसानी से स्पष्ट हो गई होगी, क्यों भाई? अब यह जो समझिएगा और कुछ बातें। अब पर्सी ब्राउन एक बड़ा ही महत्वपूर्ण बात कहता है। पर्सी ब्राउन क्या? ये जो ऊंचा उठता हुआ शिखर है ना, यहां पे लहरदार रेखाएं बनी हुई हैं, लहरदार रेखाएं बनी हुई। यहां जो विमान है ना, इस विमान पर कुछ लहरदार रेखाएं बनी हुई हैं। ये जो लहरदार रेखाएं बनी हुई हैं, यह इसकी सुंदरता को थोड़ा सा और बढ़ाती है। यह जो लहरदार रेखाएं हैं, लहरदार रेखाएं जो हैं, लहरदार रेखाएं कैसी?
लंबवत लंबवत लहरदार रेखाएं जो हैं, यह कलात्मक रूप से इस विमान में सुंदरता थोड़ी सी बढ़ाती हैं। और यह जो सुंदरता बढ़ाती हैं, तो इस संदर्भ में लहरदार लंबवत रेखाएं जो हैं, यह सुंदरता बढ़ाती हैं। और इसको लेकर के पर्सी ब्राउन ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। क्या? यह जो रेखाएं हैं, यह कैसी प्रतीत हो रही हैं पर्सी ब्राउन को? तो कह रहा है पर्सी ब्राउन कह रहा है, गीतों की तरह संवेदना पैदा करने वाली महान निर्माण कहा है। किसके लिए बात हो रही है? तो बृहदीश्वर मंदिर का ये जो विमान है, जिस पर, इस विमान पर यह जो लहरदार रेखाएं हैं, ये जो लहरदार रेखाएं हैं, इन लहरदार लंबवत रेखाओं के संदर्भ में पर्सी ब्राउन का एक महत्वपूर्ण लाइन है, गीतों की तरह संवेदना पैदा करने वाली महान संरचना या महान निर्माण या कलात्मक निर्माण कहा है। किसने? पर्सी ब्राउन ने। बात को आगे ले चलते हैं। यह जो विमान हो गया, गर्भगृह हो गया, अन्य संरचनाएं, मान लें यह जो संरचना है, यह क्या है? मंडप है, या यूं कह लें सभा भवन है। सभा भवन, मंडप या सभा भवन। इसको लेकर के भी कुछ प्रश्न बनता है, समझिएगा। यह जो मंडप या सभा भवन है, इसकी क्या खास बात है? बहुत बड़ा सा है। अब इस पे बात कर रहे हैं, स्पेशली इस पे बात कर रहे हैं। ये वाला जो है मंडप या सभा भवन है, कैसा है स्ट्रक्चर, ये समझिए। ये बड़ा सा एक कक्ष है, और इसकी यह जो छत है ना, यह छत कितने? तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5, ये सब क्या है? पिलर्स हैं। क्या है? पिलर हैं, पिलर, अर्थात हिंदी में स्तंभ है। बहुत बड़ा सा एक सभा भवन या कक्ष या मंडप, इसकी छत जो टिकी हुई है वह कितने स्तंभ या पिलर पर? तो आप कहेंगे ऐसे कुल 250 स्तंभ पर टिका हुआ है। कितने? 250 स्तंभ। बड़ा ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यह जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये क्या है? ये सभा भवन या मंडप की बात कर रहे हैं, एक स्ट्रक्चर मंदिर कैंपस में। यह जो सभा भवन है, सभा भवन या मंडप जो है, यह 250 स्तंभ पर टिका हुआ है। ठीक है, 250। और यह जो 250 स्तंभ पर टिका हुआ है छत का, से एक खास बात निकल करके आती है। क्या बात? यह निकल करके आती है कि बाद में इसका अनुकरण किया जाता है। इसका अनुकरण कहां पर किया जाता है? विजयनगर में। विजयनगर में इस डिजाइन का अनुकरण विजयनगर के कला स्थापत्य में देखने को मिलता है। जब विजयनगर पढ़ेंगे कला स्थापत्य, तो यह बात वहां फिर रिपीट होगी। क्या विजयनगर
कि कला स्थापत्य में एक शब्द प्रतीत होता है, देखने को मिलता है, हजार हजार स्तंभों वाला मंडप, अर्थात इसको कहेंगे सहस्र, सहस्त्र अर्थात 1000, सहस्त्र स्तंभों वाला मंडप, स्तंभों वाला मंडप मतलब ऐसा मंडप जिसमें 1000 स्तंभ का प्रयोग किया गया है। ऐसा मंडप जिसमें 1000 स्तंभों का प्रयोग किया गया है विजयनगर में हम कला स्थापत्य में देखते हैं। और उसके काफी पहले राजेंद्र प्रथम के समय काल में निर्मित बृहदीश्वर मंदिर के सभा भवन में 250 स्तंभों का प्रयोग किया गया है। तो तमाम सारे इतिहासकार हैं जो कि यह कहते हैं कि विजयनगर का यह जो सहस्त्र स्तंभों वाला मंडप है, इसका यह क्या है, पूर्वगामी है, पूर्वगामी है। किसकी बात हो रही है, पूर्वगामी है, तो पूर्वगामी ये होगा, पश्चिगामी ये है, मतलब इसके अनुकरण पर इसको बनाया गया है। बात यहां पे जाकर के काम की खत्म होती। उम्मीद करता हूं बात स्पष्ट हो गई होगी। बात करेंगे तृतीय चरण को लेकर के। तृतीय चरण, ये जो तृतीय चरण है, ग्यारहवीं, 12वीं, 13वीं सदी का दौर है। यह चोलों के डाउनफॉल होने का समय है। चोल अपने चरमोत्कर्ष पर राजनीतिक आर्थिक दृष्टि से कब थे, राजेंद्र प्रथम के समय। राजेंद्र प्रथम के बाद के जो भी राजा हो रहे हैं, धीरे धीरे अपनी पराकाष्ठा पे पहुंचने के बाद अब धीरे धीरे फिर डाउनफॉल होता है किसी भी चीज। तो यह जो दौर है वह अब चोलों के पतन का दौर शुरू, धीरे 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 100-200। तो इस दौर में निश्चित रूप से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण होगा क्या, मंदिरों का निर्माण होगा क्या, तो आप कहेंगे नहीं, नहीं होगा। ठीक वैसे ही जैसे हम लोग जब दिल्ली सल्तनत का अध्ययन करते हैं, दिल्ली सल्तनत के अध्ययन में जब स्थापत्य कला का अध्ययन करते हैं तो वहां पे तुगलक काल में स्थापत्य कला अपने चरमोत्कर्ष पर थी, तुगलक काल में। लेकिन जैसे ही 1398 में आक्रमण हुआ तैमूर का, फिर उसके बाद दिल्ली सल्तनत की स्थिति होती है खतरनाक आर्थिक रूप से। सैयद काल में कुछ विशेष स्थापत्य संबंधी निर्माण कार्य नहीं देखने को मिलते हैं, भव्यता लिए हुए। लोदी थोड़ा सा, लगभग 75 वर्ष का शासनकाल लोदियों का, वहां पे कुछ स्थापत्य कार्य हो रहे हैं, लेकिन पैसा कम है दिल्ली सल्तनत में, राजकोष। तो भव्यता दिखाने के लिए दोहरे गुंबद का प्रयोग हो रहा है। निश्चित रूप से कुछ न कुछ बुद्धि विवेक का प्रयोग करके राजा अपनी आर्थिक कमजोरी को छुपाने का प्रयास कर। वैसे ही यहां भी बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण नहीं हो रहा, लेकिन इसकी कमी को पूरा करने के लिए मंदिरों में मूर्तियों का प्रयोग ज्यादा हो रहा है, मूर्तियों का प्रयोग ज्यादा हो रहा है, प्रयोग ज्यादा हो रहा है। समझिएगा कॉन्सेप्ट वाली बात। तृतीय चरण में चोल स्थापत्य कला दूसरे चरण की तुलना में डाउनफॉल करते हुए दिखाई दे रही।
इस तीसरे चरण में बड़े बड़े भव्य कलात्मक मंदिर नहीं देखने को। अब इसकी प्रतिपूर्ति राजा कैसे करवा रहे हैं? भव्य नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन जो भी है लोगों के आकर्षण का केंद्र बन जाए, इस वजह से सुंदर सुंदर कलात्मक मूर्तियां वहां पर देखने को मिल रही। और इस चरण में कुछ और बातें देखने को मिली। चरण में चोल स्थापत्य पर परवर्ती मतलब कल्याणी, परवर्ती चालुक्य मतलब कल्याणी, वेंगी, परवर्ती चालुक्य, होयसल द्वार समुद्र के होयसल एवं पांड्यों का प्रभाव देखने को मिलता है। बड़े महत्वपूर्ण मुद्दा है। कैसा प्रभाव देखने को मिलता है कि अभी तक हम लोग देख रहे थे कि सर्वश्रेष्ठ स्थिति मंदिर की उसके विमान से निर्धारित हो रही। कोई मंदिर कितना सुंदर है, विमान राजराज प्रथम के समय काल में, राजेंद्र प्रथम के समय काल में विमान जितना सुंदर है वह उतना ही कलात्मक मंदिर या भव्य मंदिर कहा जा रहा है। लेकिन यहां पर तीसरे चरण में अब जो आसपास के पड़ोसी राज्य हैं, उन राज्यों में जो कला स्थापत्य की स्थिति है उसका प्रभाव भी चोल कला पर देखने को मिल रहा है, का प्रभाव। और इसी प्रभाव के फलस्वरूप अब चोल स्थापत्य में विमान महत्वपूर्ण नहीं रह गया। विमान के स्थान पर गोपुरम महत्वपूर्ण हो गया। गोपुरम का मतलब, मान ले यह मंदिर है कोई, ये जो प्रवेश द्वार है, इसी प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जा रहा है। नहीं, पहले क्या होता था? तीसरे चरण के पहले यह जो मंदिर होता था, तो मंदिर के ऊपर यह जो ये होता था, यह महत्वपूर्ण होता था। दूर दूर से दिखाई पड़ने वाला सुंदर कलात्मक ये फॉर्मेट होता था। लेकिन बाद में क्या हुआ? तीसरे चरण में महत्वपूर्ण यह हुआ कि अब यह छोटे होने लगे। यह जो है अब ये छोटे होने लगे। अब जब छोटे होने लगे तो अब इसके स्थान पे कहीं और सुंदरता जा रही है। इसको बनाने में मेहनत ज्यादा होता था, पैसा ज्यादा होता था, क्योंकि शिखर बन रहा है, कठिन काम है ना शिखर बनाना। लेकिन तीसरे चरण में अब शिखर छोटे होते जा रहे हैं। शिखर छोटे होते जा रहे हैं। अब जब शिखर छोटे होते आ रहे हैं तो इनकी प्रतिपूर्ति कहीं और से की जाएगी। कहां से की जा रही है? गोपुरम से। अर्थात अब जो है तीसरे चरण में गोपुरम पर विशेष ध्यान दिया गया। अर्थात इनके सजावट, इनके अलंकरण, इनके भव्यता पर विशेष बल अब दिया जाना शुरू हुआ। बात समझ में आ रही होगी। अर्थात यह जो तीसरा चरण है, उस तीसरे चरण में विमान उतने महत्वपूर्ण नहीं रह गए। अब महत्वपूर्ण क्या हो गया? तीसरे चरण में गोपुरम महत्वपूर्ण हो गया। क्लियर होगी बात? क्यों भाई, लाइव पढ़ना आता नहीं है आप लोगों को? कोई रिप्लाई करते रहना चाहिए, ठीक है? दो तरफा लाइव का मतलब दो तरफा होता है। ट्रैफिक वन वे रहेगा, सिर्फ मैं ही बोलूंगा, काम नहीं बने, ठीक है? चले, अब इसमें कुछ और बातें कि अलंकरण, भव्यता
पर बल दिया जा रहा है गोपुरम के, विमान के स्थान पर गोपुरम महत्वपूर्ण हो गया। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण कहां पर देखने को मिलता है? तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण देखने को मिलता है कहां पर? तो आप कहेंगे नटराज मंदिर। कहां का नटराज? नटराज शिव मंदिर। शिव मंदिर कहां का? तो आप कहेंगे चिदंबरम का। चिदंबरम के नटराज मंदिर में यह स्थिति देखने को मिलती है। यह जो चिदंबरम का नटराज मंदिर है, चिदंबरम का जो नटराज मंदिर है, यह नटराज मंदिर लगभग 10वीं सदी का बना हुआ है। 10वीं सदी का बना हुआ है चिदंबरम का नटराज मंदिर। लेकिन इसका विस्तार जो है, इसका विस्तार, इसका परिवर्धन, संशोधन, भव्यता आदि संबंधी जो कार्य हो रहा है ना, यह कार्य कुलोत्तुंग प्रथम के समय काल में हो रहा है। कुलोत्तुंग प्रथम एंड कुलोत्तुंग प्रथम के जो उत्तराधिकारी थे, उत्तराधिकारी के समय यह काम देखने को मिल रहा है। बात समझ में आई? नटराज मंदिर का निर्माण पहले ही हो चुका है। परांतक प्रथम के समय काल में भी हम लोग देख रहे हैं इसके कलात्मकता के संदर्भ में काम हो रहा है। आदित्य प्रथम के समय काल में हम लोग देख रहे हैं इसकी कलात्मकता को लेकर के कुछ काम हो रहा है। छोटा सा मंदिर है। कुलोत्तुंग प्रथम आता है, जब राजा बनता है तो कुलोत्तुंग प्रथम के समय इसको और बड़ा किया जाता है, इसको और थोड़ा सा पहले की तुलना में भव्य किया जाता है। फिर उसके बाद राजराज द्वितीय हो, कुलोत्तुंग तृतीय हो, उनके समय काल में और विस्तार दिया जाता है और बड़ा बनाने का प्रयास किया जाता है नटराज मंदिर चिदंबरम का। अर्थात तृतीय चरण में, तीसरे चरण में 3-4 जो सबसे प्रमुख मंदिर हैं तीसरे चरण में, अंतिम तृतीय चरण में, उनमें चिदंबरम का नटराज मंदिर खूब अच्छे से ध्यान रखिएगा। दारासुरम का ऐरावतेश्वर मंदिर, त्रिभुवनम का कंपहरेश्वर या त्रिभुवनेश्वर मंदिर, और कुडियूर का शिव मंदिर, यह 4 निश्चित रूप से याद रखना है। पेपर में प्रश्न यहीं से पूछा जाता है। तो 10वीं सदी में भले ही इसका निर्माण हुआ है, लेकिन इसका वर्तमान स्वरूप जो हम लोग देखते हैं परवर्ती चोल काल में हुआ। अर्थात इसका परिवर्धन, संशोधन, विस्तार कुलोत्तुंग प्रथम और उत्तराधिकारी उनके जो भी रहे उनके बाद के, उनके समय काल में देखने को मिलता है। और इस चिदंबरम के नटराज मंदिर से ही यह एक जो बड़ा परिवर्तन तीसरे चरण में हुआ कि अब तीसरे चरण में विमान के स्थान पर अब गोपुरम महत्वपूर्ण हो गया। बात समझ में आ रही होगी, क्लियर है? अब इस चरण के कुछ विशेष मंदिर देखने को मिलते हैं। वह विशेष मंदिर कौन से हैं? जैसे इत्मीनान से पढ़ाई करते रहें। मंदिर, अच्छा, इस मंदिर में, यह जो चिदंबरम का नटराज मंदिर है, इसको लेकर के एक बात और समझ लें। प्रश्न नहीं पूछा हुआ है कि रथ आकार वाला मंदिर कौन सा प्रतीत होता है। रथ आकार मंदिर, उसका कारण यह है चिदंबरम मंदिर रथाकार। मान ले यह मंदिर है, यह मंदिर है, यह मंदिर है, यह मंदिर है, और यह गर्भगृह है। गर्भगृह गर्भगृह का यह जो बाहरी दीवार है ना, बाहरी दीवार, यह बाहरी दीवार, इस बाहरी दीवार पर रथ प्लस अश्व बने हुए हैं।
अश्व निर्मित। और इसी आधार पर यह बाहर की जो दीवार है, बाहर से देखने पर जैसे रथ की आकृति दिखाई पड़ती है, रथ की आकृति। यही कारण है कि यह जो निर्माण बाहरी दीवार पर, गर्भगृह के बाहरी दीवार पर हुआ है, उस वजह से रथ आकार, इसकी आकृति गर्भगृह की प्रतीत। तो चिदंबरम का ये जो नटराज मंदिर है, इसका स्वरूप कुछ कैसा देखने को मिलता है? रथ आकार का स्वरूप देखने को मिलता है, बात स्पष्ट। अन्य मंदिर, तृतीय चरण के अन्य प्रमुख मंदिर। पहला, दारासुरम का एरावतेश्वर मंदिर। ये दारासुरम है कहां पे? तो दारासुरम यह तंजौर में ही है। कहां पे है? तंजौर में है दारासुरम का एरावतेश्वर मंदिर। यह जो दारासुरम का एरावतेश्वर मंदिर है, इसको लेकर के कुछ बातें। कितना मंजिला है? तो भाई यह जो कितना मंजिला है? तो आप कहेंगे 5 मंजिला। कितना? 5 मंजिला है। याद रहेगी बात। कितना मंजिला है? 5 मंजिला। एरावतेश्वर मंदिर 5 मंजिला। दूसरी बात, निर्माण किसके समय काल में हुआ था? तो इसका जो निर्माण है ना, वह राज द्वितीय के समय काल में हुआ था। किसके? राज द्वितीय के समय काल में इसका निर्माण हुआ था। क्लियर होगी बात। अब इस मंदिर में, यह मंदिर जो है, यह किसका बना हुआ है? पत्थर का बना हुआ है, पत्थर का। लेकिन पहले भी हमने देखा राजेश्वर मंदिर में कि कुछ संरचनाएं ऊपर की, विशेष रूप से गोपुरम में हमने बात किया हुआ था। पूर्वी साइड में, पूर्वी हिस्से में 2 गोपुरम है, पत्थर के हैं, लेकिन ऊपर का हिस्सा जो है वह ईंट निर्मित है। वैसे ही इसका जो ऊपरी हिस्सा है ना, ऊपरी हिस्सा, यहां भी अब पत्थर पहुंचाने में उतना ऊपर मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा होगा। तो यह ऊपर के जो हिस्से है ना, जितना हाइट तक गया, पत्थर गया नहीं जा पा रहा है, तो ऊपर का हिस्सा जो है, ईंट निर्मित है, ईंट निर्मित। आपको पहले ही कहा हुआ था कि पत्थरों का प्रयोग हो रहा है मंदिर निर्माण में, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से ईंट खत्म हो गए, ऐसा नहीं। ईंटों का प्रयोग वहां किया जा रहा है जहां पे आसानी से पत्थर प्रयोग में नहीं लाए जा सकते, पहुंचाया नहीं जा सकता है। क्लियर होगी बात। अब इस मंदिर में यह जो एक सभा भवन बना हुआ है, मान लें यहां पे सभा भवन है, कोई सभा भवन या मंडप जो है, किसकी बात हो रही है? एरावतेश्वर मंदिर की बात हो रही है। यह जो एरावतेश्वर मंदिर का यह जो मंडप या सभा भवन है, इसकी कुछ खास बात देखने को मिलती है। क्या? कि इस सभा भवन का ये जो ऊपर का हिस्सा ऐसा बना हुआ है, ऊपर का हिस्सा ऐसा बना हुआ है, इसके ऊपर का हिस्सा, यह तथ्य है, याद रखना है, ऊपर का हिस्सा क्या कहा जाता है? कुछ विशेष प्रकार का निर्मित है। इस वजह से ऊपर के हिस्से को नटराज सभा कहा गया है। क्या कहा गया है? नटराज सभा कहा गया है ऊपर के हिस्से को। किसके ऊपर के? चिदंबरम मंदिर के यह जो मंडप है, उसके ऊपर का हिस्सा नटराज सभा। क्लियर होगी बात। और आपको पहले ही बता दिया कि तीसरे चरण में मंदिर के आकार छोटे हैं, विमान उतना महत्व नहीं रख रहा है, विमान के आकार छोटे हो गए हैं। पहले हम देख रहे थे राजेश्वर में 13 मंजिला, और गिर करके राजेंद्र प्रथम के समय काल में बृहदेश्वर मंदिर में 8 मंजिला हो गया। अब यहां पे हम देख रहे हैं 5 मंजिला। कितना? 5 मंजिला। धीरे धीरे यह अब विमान जो है डाउन होता जा रहा है।
और इसकी प्रतिपूर्ति में मूर्ति ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। इस मंदिर में भी, इसमें भी मूर्तियां ज्यादा हैं, मूर्तियां ज्यादा हैं। ठीक है, ठीक है। इसी संदर्भ में इस मंदिर को लेकर के एक लाइन कही जाती है कि यह जो ऐरावतेश्वर मंदिर है, चोलकालीन मूर्तियों का विशाल संग्रह शब्द का प्रयोग किया गया है ऐरावतेश्वर मंदिर के संदर्भ में। चोलकालीन मूर्ति कला का विशाल संग्रह है यह मंदिर। ठीक है, चले अगला है त्रिभुवनम का कंपहरेश्वर या इसी को त्रिभुवन का त्रिभुवनेश्वर मंदिर किसके समय काल में निर्मित है? तो भाई यह कुलोत्तुंग तृतीय के समय काल में निर्मित है। कुलोत्तुंग तृतीय, द्वितीय नहीं तृतीय। कितना मंजिला है? तो याद रखिएगा 6 मंजिला है। कितना मंजिला? 6 मंजिला है। ऊपर 6 मंजिला का मतलब विमान, 6 मंजिला का मतलब विमान। ठीक है, ऊंचा उठता हुआ शिखर। फिर प्रश्न बनता है कि ऊपर का हिस्सा अगेन ईंट का बना हुआ है कि पत्थर का? तो ईंट का बना हुआ है। एक और बात, मूर्तियों की अधिकता के कारण इसके लिए मूर्ति दीर्घा शब्दावली का प्रयोग पर्सी ब्राउन ने किया हुआ है। ठीक है, मूर्तियों की अधिकता के मूर्ति दीर्घा शब्दावली का प्रयोग नीलकंठ शास्त्री ने किया हुआ है। मूर्तियों की अधिकता के कारण नीलकंठ शास्त्री ने मूर्ति दीर्घा शब्दावली का प्रयोग किया है। मूर्ति दीर्घा शब्दावली का प्रयोग किया है इस मंदिर के संदर्भ में। ठीक है, तो ये त्रिभुवन का कंपहरेश्वर या त्रिभुवनेश्वर मंदिर। इसी प्रकार एक और मंदिर उडियूर का शिव मंदिर। इस शिव मंदिर में एक सबसे खास विशेषता देखने को मिलती है। क्या? चित्रकला विशेष रूप से देखने को मिलता है। चित्रकला में क्या? कुछ विशेष चित्र उत्कीर्ण किए गए हैं। उत्कीर्ण किए गए हैं। जैसे ये किससे संबंधित हैं? रामायण की कथानक से संबंधित हैं, रामायण से संबंधित। जैसे दशरथ को बाल बच्चे नहीं हो रहे थे तो राजा दशरथ ने श्रृंगवेरपुर, प्रयागराज के बगल में है, श्रृंगवेरपुर की पहचान श्रृंगी ऋषि से है। श्रृंगी ऋषि को श्रृंगवेरपुर प्रयागराज से बुलाया था राजा दशरथ ने, हमें बच्चा नहीं हो रहा, आइए पूजा करिए, यज्ञ करिए। तो श्रृंगी ऋषि ने कौन सा यज्ञ किया हुआ था? ये सब पौराणिक कहानियां हैं। राजा दशरथ द्वारा किया गया पुत्रेष्ठी यज्ञ, पुत्रेष्ठी यज्ञ किया गया। दशरथ द्वारा जो पुत्रेष्ठी यज्ञ किया जा रहा है उससे संबंधित चित्र, प्लस और कौन से? राम सीता विवाह के चित्र यहां पर इस उडियूर के शिव मंदिर में बने हुए हैं। इसके अलावा दशरथ की मृत्यु हो रही है। दशरथ की मृत्यु क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, उस प्रकार की से संबंधित
चित्र। फिर दशरथ का अंतिम संस्कार कैसे हो रहा है, अंतिम संस्कार आज लोग कहते हैं कि राम रामायण ये सब बेकार की चीजें हैं। आप समझिए कब की बातें हो रही हैं, 12वीं 13वीं सदी की, ये 12वीं 13वीं सदी की बातें चल रही हैं। आज से भी लगभग 1000 वर्ष पहले राम सीता रामायण आदि के अवशेष हैं। और ये तो 1000 साल पहले की बात हो रही है। गुप्त काल में 1500 साल पहले भी, फिर मौर्योत्तर काल में भी। कहने का मतलब कि हमें अपनी परंपराओं, अपनी विरासत, ऐतिहासिक पौराणिक धरोहर पे प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा करना चाहिए। जो चीजें परंपरा से आ रही हैं निश्चित रूप से उन्हें संजो करके आगे हमें ले चलना चाहिए। इस प्रकार के चित्र कहां पर देखने को मिलते हैं, तो कुड़ियूर के शिव मंदिर में इस प्रकार के चित्र देखने को। ठीक है, तो यहां पे जा करके यह स्थापत्य संबंधी बातें फिनिश होती हैं। एक लाइन में कुछ और बातें, जैसे अगर प्रश्न पूछा गया कि चोलकालीन चित्रकला, एक लाइन में बात समझ लें, चोलकालीन चित्रकला के साक्ष्य कहां कहां से प्राप्त होते हैं। तो चोलकालीन चित्रकला के साक्ष्य जो हैं, आपको याद है चोलेश्वर मंदिर, विजयालय के समय काल में जो चोलेश्वर मंदिर हमने पढ़ा था ना, वहां भी चित्रकला की बात किया हुआ था। इसके अलावा बृहदेश्वर और बृहदीश्वर मंदिर में हमने चित्रकला के साक्ष्य देखे। हमने कुड़ियूर का ये जो शिव मंदिर है, यहां पर दशरथ संबंधी चित्र देखे, ईटीसी कर लेते हैं। अर्थात मंदिरों से पृथक चित्रकला के साक्ष्य नहीं मिल रहे हैं, मंदिरों से पृथक चित्रकला के साक्ष्य नहीं। तो एक प्रश्न फिर निकल करके आता है कि चित्रकला हो या मूर्तिकला हो, चित्रकला हो या मूर्तिकला हो, इन दोनों का क्या स्वतंत्र अस्तित्व देखने को मिलता है क्या? तो उत्तर है नहीं, स्वतंत्र अस्तित्व नहीं देखने को मिलता है, स्वतंत्र अस्तित्व नहीं। अर्थात ये जो चित्रकला या मूर्तिकला है, यह स्वतंत्र रूप से डेवलप नहीं होती हैं, बल्कि यह मंदिरों में सजावट के उद्देश्य से, सजावट या मंदिर को और अलंकृत करने के उद्देश्य से, अलंकृत सजावट या अलंकृत करने के उद्देश्य से इनका निर्माण होता था। अर्थात यह जो चित्रकला है या फिर मूर्तिकला है, जो स्वतंत्र रूप से मंदिरों से पृथक नहीं देखने को मिल रही हैं, तो यह क्या है? यह दोनों के दोनों मंदिर निर्माण में सहयोगी की भूमिका में है, सहयोगी भूमिका में है, स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। मंदिरों को सुंदर सजावटी लुक देने के लिए इनका विकास किया गया है। बात स्पष्ट है क्यों भाई? चले, थोड़ा सा अब काम रह गया है मूर्ति कला पे। जितना हमने विशेष रूप से स्थापत्य कला पे फोकस किया है, तो वैसे ही मूर्ति कला भी बहुत महत्वपूर्ण है। और मूर्ति कला से लगातार प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति रही है आयोग की। तो हम लोग मूर्ति कला पे विशेष रूप से एक अंतिम क्लास आयोजित करेंगे, और जितना आप पहले से जानते हैं उसकी तुलना में कम से कम 2 गुने 3 गुना ज्यादा आपको मूर्तिकला संबंधी बात बताऊंगा। यहां पे जाकर के यह टॉपिक हमारा फिनिश हो, ठीक है? उसके बाद एक दिन का आप रेस्ट करें, एक क्लास और यह टॉपिक हमारा फिनिश हो जाएगा। एक दिन का हम अवकाश करेंगे। क्यों? क्योंकि नया टॉपिक शुरू करने के पहले ये जो 20 क्लास हमने इस पर किया है ना, जो आपने नोट्स बनाया है, आप अपनी जिम्मेदारी से उन सारी चीजों को पहले फिर से एक बार संपूर्णता में रिवाइज करें।
ऐसा नहीं है कि फटाफट बस भागते जाए आगे, पीछे की चीजें बस वैसे ही नहीं। मुझे वो तनिक पसंद नहीं है। इतना जोर दे करके इतनी मेहनत से आपको अध्यापन कराता हूं तो उसका कुछ रिजल्ट निकलना चाहिए, तैयारी संपूर्णता में होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे ही अगली क्लास में, हो सकता है आज ही यह एक और क्लास लेकर के इसको फिनिश कर दे। एक दिन का आप पूरा रिवाइज करिए और उसके बाद दक्षिण भारत में ही फिर हम लोग या तो संगम, पूरा दक्षिण भारत पहले सबसे पहले फिनिश करेंगे, उसके बाद फिर उत्तर भारत पे आएंगे सिलसिलेवार तरीके से। तो दक्षिण भारत को लेकर के जो समस्याएं रहती हैं वो जीवन भर के लिए समाप्त हो जाएंगी। तो चाहे संगम हो चाहे पल्लव हो, वहां से बिल्कुल व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर, धन्यवाद।